हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ भैया, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। ओके। सो आज है ना, हम लोग कुछ पहले वाला नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, एरर्स एंड मेजरमेंट्स। मतलब चैप्टर तो वही है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। ये डायमेंशन से इतना रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। एरर्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। इसमें ये मैंने पता है पहले स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जेई एडवांस और सब, उनमें फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। सो वो फर्स्ट चैप्टर में एरर्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो एरर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके फर्स्ट चैप्टर का। एंड लेकिन वो टफ नहीं है। मतलब उसमें ना ज़्यादातर फिजिक्स जनरली है ना, जब तुम लोग खुद से पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वही मैक्सिमम हेल्प देता है। मैं बस तुम लोगों को अभी मैं बस तुम लोगों को थोड़े मीनिंग्स बता दूंगा जो तुम लोगों को पहली बार रीड करके समझ में नहीं आएंगे। सो एक बार तुम लोगों को वो समझ में आ जाएंगे मीनिंग्स, उसके बाद जब तुम लोग खुद से पढ़ोगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तुम लोग एक्चुअली मतलब सब सीख पाओगे। सो ये चैप्टर्स में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी होता है। ये जो टॉपिक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। एंड पीछे वाले क्वेश्चंस कर लेना, वो मतलब वही मेजर इंपॉर्टेंस के होते हैं इसमें। बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। अच्छा, तुम लोगों का डिफरेंशियल चालू हो गया क्या मैथ्स में? डिफरेंशिएशन सिखा है तुम लोगों को? डेरिवेटिव, डिफरेंशियल, कुछ भी नहीं नहीं किया? मैथ्स में क्या चल रहा है अभी? भैया, एंगल्स एंड मेजरमेंट हो गया है अभी। एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ कर रहा है, मतलब लगभग हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद है, ठीक है। सो ठीक है, मतलब जब डिफरेंशियल सीख जाते हैं ना हम लोग बहुत अच्छे से, तो उसके बाद एरर्स बहुत इजी हो जाता है। हम लोगों को ये एरर्स सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाया था हम लोगों को। अगर हम लोगों को तो ट्वेल्थ के भी लास्ट में पढ़ाया था, क्योंकि डिफरेंशियल और सब सीख लेते हैं ना, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है एरर्स। लेकिन ठीक है, अभी भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक ही है सारी चीज़ें अभी के लिए। तो हम लोग कुछ इतना एडवांस जा भी नहीं रहे, सो हम लोग अभी भी कर सकते हैं। एक बार तुम लोग डिफरेंशियल सीख लोगे ना, उसके बाद तुम लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर, अच्छा एक मिनट ना रुको। मेरा स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है क्या? भैया दिख रहा है। ठीक है। तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स आ गई है ना? तो खोल लो टेक्स्ट बुक्स। ये जो भी हम लोगों ने पहले किया था और जो पीछे वाले क्वेश्चंस अगर तुम लोगों ने किए होंगे, तो जो भी डाउट्स होंगे ना, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। आज मुझे बस एरर चालू करना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड तुम लोगों के पास जितना ज़्यादा टाइम होगा ये सॉल्व करने के लिए, उतना तुम लोगों के लिए बेटर है। एक बार तुम लोग ये समझ जाओगे कि क्या है उसमें, उसके बाद तुम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, तो देखो तुम लोगों को है ना, एरर्स में दो चीज़ें, दो टर्म्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, और वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये दो अलग अलग टर्म्स है। मैं इनके मीनिंग समझा रहा हूँ कि ये क्या मीनिंग होता है इन दोनों का। चाहिए तो एक जगह पे लिख लो तुम लोग। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन के बाहर या फिर वैसे कहीं पे 10-10 20-20 रुपए की वॉचेस बिकती है, बच्चों के लिए जो होती है, डोरेमोन की, स्पाइडरमैन की, ये सारी वॉचेस बिकती है। तो
मतलब सो बेसिकली जब मतलब हम लोग अगर वो बाय करते हैं तो 1-2 वीक्स के बाद देखेंगे ना, तो उसका टाइम बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड टाइम से जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए 3-4 मिनट ऊपर दिखाएगा, 3-4 मिनट नीचे दिखाएगा। 1 साल बाद देखोगे तो फिर तो कोई अलग ही घंटा दिखा रहा होगा। मतलब वो इतना वैरी करता है, उसका टाइम ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता है। तो लेकिन अच्छा, एक मिनट। लेकिन जब तुम लोग उसको उसमें स्टॉप वॉच या फिर उसको ध्यान से देखोगे ना मेन टाइम को, तो फिर वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड भी दिखाता है। मतलब उसका स्टॉप वॉच चालू करोगे या फिर उसके एक्चुअल टाइम में देखोगे ना, वो जनरली डिजिटल होता है। तो फिर उसमें डिजिटल में सेकंड्स के बाजू में मिली सेकंड भी चल रहा होता है। तो वो मतलब मिली सेकंड नहीं चल रहा होता है, 1/10 ऑफ अ सेकंड, उसको डेसी सेकंड बोलते हैं। तो 1/10 ऑफ अ सेकंड भी दिखाता है। सो बेसिकली एक्यूरेसी क्या होता है कि कितना वो टाइम स्टैंडर्ड टाइम के साथ चल रहा है। सो बेसिकली 1 वीक के बाद वो 5-6 मिनट से डिफर कर गया, तो मतलब वो वॉच एक्यूरेट नहीं है। और प्रिसीजन मतलब वो कितना छोटा अमाउंट दिखा सकता है, उसका लीस्ट काउंट कितना छोटा है। लीस्ट काउंट एक चीज़ है, जैसे अगर मैं स्केल ले लूँ, ठीक है, लीस्ट काउंट मतलब वो होता है कि वो कितने छोटे से छोटी चीज़ एक्यूरेटली मेजर कर सके। मतलब जैसे ये मैंने स्केल ले ली, ठीक है, तो स्केल पता है मिलीमीटर मेजर कर सकता है, मतलब ये सेंटीमीटर है और इसका भी एक एक पार्ट तो 1 मिलीमीटर होता है। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट हम लोग बोलेंगे 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर से छोटा क्वांटिटी होगा तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, फिर वो उनको तुक्का मारना पड़ेगा कि किधर बीच में आकर अटक गया है। लेकिन मिलीमीटर तक ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। सो ये मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। सो एक वॉच का जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतना उसका प्रिसीजन हाई होगा। तो फिर रुको मैं लिख देता हूँ ये ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक वो है, प्रोपोर्शनलिटी है कि प्रिसीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। जितना छोटा लीस्ट काउंट उतना हाई प्रिसीजन, ठीक है। अभी तो एक्यूरेसी क्या है कि एक्यूरेसी बेसिकली है कि वो कितना नॉर्मल टाइम के साथ चल रहा है। अभी तुम लोग है ना, कभी सुना होगा या फिर कहीं मूवी मूवी में देखा होगा, पता भी होगा कुछ लोगों को, कि अगर मतलब ऐसे होते हैं कि जो बहुत महंगी महंगी वॉचेस होते हैं ना, 1-2 लाख की ऐसे, मतलब बहुत महंगी महंगी वॉचेस, तो उसमें तुम लोग अगर पीछे देखोगे ना वॉच में, तो लिखा होगा कि +-2 सेकेंड्स इन 10 ईयर्स। मतलब 10 साल के बाद भी वो जो एक्चुअल टाइम है उससे 1 या फिर 2 सेकंड ही आगे पीछे दिखा सकता है, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा वो। सो 10 साल तक वो सेम एग्जैक्ट सेम टाइम दिखा रहा है टू द सेकेंड स्टैंडर्ड टाइम के। सो ऐसी वॉचेस को हम लोग एक्यूरेट बोलेंगे। लेकिन बहुत बार तुम लोग देखोगे कि वो वॉचेस में है ना, जैसे ये मेरी वॉच है, ठीक है, दिख रही है ये वॉच सबको? नहीं भैया। अच्छा, एक मिनट, अभी दिख रही है क्या वॉच? हाँ अभी दिख रही है। तो इसमें सारे नंबर्स मार्क किए हैं और नंबर से बीच में भी वो सब मार्क किया है ना। लेकिन जो इतनी महंगी महंगी वॉचेस होती हैं, अरे अच्छा एक मिनट। सो जो इतनी महंगी महंगी वॉचेस होती है उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये ऊपर वाला 12, नीचे वाला 6, ये 3 और ये 9, बस यही मार्क्ड होते हैं और कोई मार्क्ड ही नहीं होता। सो हम लोगों को मिनट भी अगर पता करना हो ना, तो हम लोगों को ऐसे तुक्का मारना पड़ता है कि इधर भैया आवर मेरे का को है। वॉच वॉच नहीं दिख रहा। ये मेरे हाथ में पकड़ा है मैंने, वॉच नहीं दिख रहा क्या? हाँ? दिख रहा है अभी वॉच? हेलो? भैया हाँ, क्या हुआ?
भैया मेरा नेटवर्क इश्यू चल भैया मेरी नेटवर्क इश्यू है रुकना। क्या 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 वापस बोला, आवाज बहुत कट हो रहा था, एको आ रहा था बहुत। भैया कह रही है उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकता हूँ मैं। अभी दिख रहा है सभी को? कुछ भी इशू जो भी है सॉल्व हो गया? दिख रहा है ना ये? हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है। सो बेसिकली जो मतलब ऐसे बहुत महंगी वॉचेस होती है जिसमें 10 साल तक भी सेम टाइम दिखाएगा वो, तो वो बहुत एक्यूरेट होती है। लेकिन उसमें ना सिर्फ ये 4 डंडी होती है, 1 2 3 और 4, बस, और कुछ होता ही नहीं है। और ये दो, एक आवर का और एक मिनट का। सेकंड्स तो भूल ही जाओ, उसमें सेकंड्स तो कभी पता ही नहीं चलता कितना है। और ये आवर और मिनट में ऐसे तुक्का मारना पड़ता है कि इधर आवर का हैंड है, इधर मिनट का हैंड है, तो इतना ही हुआ होगा टाइम। सो ऐसी वॉचेस को हम लोग बोलेंगे, तो इसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इसका लीस्ट काउंट शायद 1 घंटा हो गया। सो ऐसी वॉचेस को बोलेंगे कि ये वॉचेस एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक है। सो दो टर्म्स होते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसमें होगा। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये देखो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में यही डिफरेंस है कि एक्यूरेसी मतलब कि कितना रियल टाइम के साथ अपना टाइम मैच कर रहे हैं। मतलब अब ये जो टाइम दिखा रहा है, टाइम हो जाए या फिर कोई भी चीज़ हो जाए, वो कोई भी क्वांटिटी पे आ जाएगा। कि सपोज वेइंग स्केल है, तो कोई वेइंग स्केल है जिसमें मैं 1 किलो रख दूं, तो फिर वो 2 किलो दिखा दे। ठीक है, तो फिर वो एक्यूरेट नहीं हुआ। लेकिन वो 2 किलो मतलब 2.546 या 3 डेसिमल तक दिखा रहा है, इसलिए वो प्रिसाइज हुआ। भले वैल्यू करेक्ट नहीं है, लेकिन वो जितने डेसिमल्स तक दिखा सकता है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो प्रिसाइज है कि नहीं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो दो अलग अलग चीज़ है। कभी भी उनको मिक्स मत करना, ठीक है, कि ये एक्यूरेट है तो फिर प्रिसाइज होगा, ऐसा ऐसे कभी भी नहीं होता। प्रिसीजन मतलब वो कितने डेसिमल तक हमको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वो सही हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कितने डेसिमल पॉइंट तक। और एक्यूरेसी मतलब कि वो कितना सही वैल्यू दे सकता है, यही डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। सो बेसिकली जो हम लोगों ने पहले बात की थी वो स्टेशन पे मिलने वाली वॉचेस की, 10-20 रुपए वाली, जो एक एक हफ्ते में ही 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो वाली वॉचेस, लेकिन वो बहुत 1/10 ऑफ अ सेकंड तक दिखा देती है। तो फिर ऐसी वॉचेस को हम लोग बोलेंगे कि वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन वो प्रिसाइज है। और जो हम लोगों ने बहुत महंगी वॉच की बात की, तो जो जिसका लीस्ट काउंट इतना बड़ा है, तो ये जो महंगी वॉचेस है जिसमें भैया ढंग से आपका कांटे भी आवाज नहीं नहीं आ होते रहा। हैं। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हेलो हेलो। हाँ भैया आ रहा है। ठीक है। सो बेसिकली जो ऐसे छोटी वॉचेस, जो छोटी वॉच की बात की हम लोगों ने, जो 10-20 रुपए वाली थी, एंड मतलब थोड़े बहुत कम टाइम में ही वो पूरा ऐसे कुछ और ही टाइम दिखाना चालू कर देते हैं, तो फिर वो वॉचेस को हम लोग बोलेंगे वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वो वॉच प्रिसाइज है। और ऐसे ही जो हम लोगों ने वो बहुत महंगी वॉच की बात की जिसमें सिर्फ 4 ही डंडियां थी, तो हम लोगों को मिनट के लिए छोड़ो, आवर के लिए भी तुक्का मारना पड़ेगा कि यही आवर हुआ होगा, ऐसे पॉइंट कर रहा है तो इतना कम जिसका लीस्ट काउंट होता है, तो ऐसी वॉचेस को हम लोग बोलेंगे। लेकिन
उसमें था कि वो कितने भी साल हो जाए वो सेम ही टाइम दिखाएगा, मतलब वो 1-2 सेकंड से आगे पीछे होगा मैक्सिमम। तो ऐसी वॉचेस को हम लोग बोलेंगे कि वो एक्यूरेट होती है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में? भैया मेरे को पूरा ही नहीं समझा। अच्छा, एक मिनट मैं ड्रॉ करके देखता हूँ, इजी हो जाएगा शायद। सो बेसिकली जो मैं बोल रहा था ये है, ये वो बहुत महंगी वाली वॉच है। ठीक है, सो ये देखो, ये ऐसे होती है और ये होता है मिनट हैंड और ये होता है आवर हैंड। ऐसे टाइम दिखाता है वो। तभी वो ऐसे टाइम दिखाएगा तो हम लोगों को तो गैस ही करना पड़ेगा ना कि 2:05 जितना हुआ होगा, है ना? ये मतलब ये ऐसे टाइम दिखाता है। सो बेसिकली हम लोग गैस ही कर रहे हैं, हम लोगों को एक्यूरेट टाइम जो रियल टाइम है वो पता ही नहीं चलेगा ऐसे वॉचेस में। सो प्रिसीजन जो होता है वो 1/लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि एक स्केल है तो फिर वो कितना छोटे यूनिट तक मेजर कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल स्केल की बात करूं तो उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, कि वो 1 मिलीमीटर की वैल्यू अच्छे से बराबर से बता सकता है कि मैं 1 मिलीमीटर का एक ऑब्जेक्ट ले लूँ तो फिर वो मैं इससे मेजर कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ऐसा क्लॉक ले लूँ एंड मुझे 1 सेकेंड मेजर करना है तो मैं नहीं कर सकता। मुझे 1 मिनट मेजर करना है, मैं वो भी नहीं कर सकता। मैं इसमें सिर्फ 3 आवर्स मेजर कर सकता हूँ एक साथ। देख लो, एक बार जब दोनों कांटे इधर होंगे और जब दोनों हैंड्स इधर होंगे, बस वो ही मेजरमेंट है। 3 घंटे, मतलब दोनों हैंड्स इधर नहीं, 1 मिनट का इधर और आवर का इधर। सो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 3 आवर्स, क्योंकि वो सिर्फ 3 आवर्स को ही मिनिमम आवाज नहीं आ चीज रहा है, को, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा। जो 3 आवर, हाँ, सो ये जो है इसका, जो ये प्रॉपरली मेजर कर पाएगा जो टाइम एक्यूरेटली, मतलब ये बता सकता है कि 12 बजे और ये बता सकता है कि 3 बजे। बीच में तो हम लोग सिर्फ गेस कर रहे हैं, बीच में ये कुछ भी नहीं बता सकता। इसीलिए इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 3 आवर्स। और तुम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो फिर पता चल जाएगा कि 3 आवर्स बहुत हाई लीस्ट काउंट है। मतलब हमको ऐसा वॉच थोड़ी चाहिए कि वो बस 3 घंटे का बराबर टाइम दिखाए। हम लोगों को तो सेकंड सेकंड मिनट मिनट वाले वॉचेस चाहिए ना। सो इसका लीस्ट काउंट बहुत हाई है, इसीलिए प्रिसीजन बहुत लो है। तो इसीलिए ऐसे वॉचेस को हम लोग बोलेंगे कि वो एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। एंड जो मैं बच्चों वाले वॉच की बात कर रहा था वो जनरली डिजिटल वॉचेस होते हैं। तो फिर वो देखोगे ना ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, मान लो 1:04:59 एंड उसमें एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, इधर एक सर्कल चलता रहता है, वो दिखाता है कि वो सर्कल कंप्लीट होगा ना तो फिर 1 सेकंड आगे जाएगा। ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन सो बेसिकली ये सर्कल को देख के हम लोग बोल पाएंगे कि 1 सेकंड आगे कब जाएगा। सो इस सर्कल को देख के हम लोग बोल पाएंगे कि 1 सेकंड कब आगे जाएगा। हर एक मिली सेकंड, इसमें 10 पार्ट्स होता है एंड ये रिप्रेजेंटेशन होता है बस। सो बेसिकली हम लोग ये वॉच को यूज करके, हम लोग इतना चीज, ये 1/10 इसको भी हम लोग प्रिसाइसली बता पाएंगे। ये इसको हम लोग बराबर से मेजर कर पाएंगे। सो तुम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे वापस, तो फिर अगर इतना छोटा क्वांटिटी भी वो मेजर कर रहा है मतलब इसका लीस्ट काउंट बहुत लो है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि लीस्ट काउंट जितना लो होगा ना उतनी अच्छी बात होती है। ठीक है, तो फिर इसका लीस्ट काउंट बहुत लो है, मतलब इसका प्रिसीजन बहुत हाई है। प्रिसीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। सो इसका लीस्ट काउंट बहुत लो है, जितना लो लीस्ट काउंट उतना अच्छा होता है। तो इसका प्रिसीजन बहुत हाई है। लेकिन एक वीक हो जाएगा तो फिर ये घंटे घंटे से डिफर कर जाएगा, मतलब ये रियल टाइम नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत लो है लेकिन प्रिसीजन बहुत हाई है। ठीक है, सो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है।
सो तुम लोग एक बार उसको पढ़ लेना, वो पढ़ के तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये है, ये पढ़ लेना, तो फिर ये पढ़ के तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एंड फिर और भी कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे कुछ आएगा नहीं, लेकिन तुम लोग बहुत जगहों पे ये रीड करोगे एंड तुम लोग फिर कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैंने मतलब समझाया ऐसे। सो ये कभी कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, और ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दोनों एकदम अलग क्वांटिटीज है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी हाई एक्यूरेसी है तो हाई प्रिसीजन तुम लोग मान लोगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो हाँ ठीक है, तो हम लोग एरर्स चालू करते हैं। हाँ, तो एरर्स है ना, दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स, ठीक है। सो एरर मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ चीज़ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो मैं किसी बॉल का वेट मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वो बॉल का एक्चुअल वेट अगर मैंने एटॉमिक स्केल पे जाके बहुत हाई प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके देखा है, और आता है कि 15 kgs एंड 254 ग्राम्स, तो 15.254 ये है उसका वेट, ठीक है। और मैं अपना जो घर का नॉर्मल वेइंग मशीन होता है उस पर डाल दूँ और वो दिखा देगा कि उसका 15 kg है वेट, तो इसमें एरर कितना हो गया, 254 ग्राम्स। सो एरर वो होता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है उससे कितना हम लोग डिफर कर रहे हैं, कितना हम लोगों का वैल्यू एक्चुअल क्वांटिटी से दूर है, वो होता है एरर, ठीक है। एंड एरर होते हैं दो टाइप्स के, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं, वो एरर्स जो हर मेजरमेंट में बराबर आएंगे, मतलब ये एक वेग वे है इसको इंट्रोड्यूस करने का। ये सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जो हर एक मेजरमेंट में आएंगे एंड हम लोग पता कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर कितना है। मतलब सिस्टमैटिक एरर तुम ज़्यादा समझोगे जब मैं टाइप्स बताऊंगा इसके। सो तीन टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट बराबर नहीं है। अभी तुम लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स पता नहीं है अच्छे, तुम लोगों को पता है क्या कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, या फिर स्क्रू गेज, कभी सुना तुम लोगों ने उसके बारे में? हाँ भैया, वो छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज होता है। हाँ परफेक्ट, ये पता है ना, चलो अच्छी बात है। तो फिर एक मिनट, सो ये होता है एक स्क्रू गेज, ठीक है। सो हम लोग इसको रोल करते हैं एंड ये इसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो मेजर हो जाएगा, ए और बी के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो मेजर हो जाएगा। सो बेसिकली इसका एक रूल होता है कि जब ये जो ये देखो, ये स्क्रू गेज बंद है, ठीक है, मतलब मान लो कि दोनों से कनेक्टेड है, तो ये बंद है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रीडिंग दिखाता है स्क्रू गेज का, ठीक है। ये देखो, ये वाला बंद है, तो ये बंद है, तो फिर रीडिंग दिखा रहा है 0। ये इधर इतना क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को, लेकिन जब जूम करके देखोगे इसको तो इधर ऐसे एक बड़ा सा हाईलाइटेड मार्कर होगा और वो दिखाएगा 0। तो वो दिखाना चाहिए, जब ये ऐसे बंद है तो फिर वो 0 दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये है ना थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल होगा, तो वो छोड़ो, वो नहीं करते हम लोग, वेइंग मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैंने वेइंग मशीन पे कुछ भी नहीं रखा है, जब वेइंग मशीन खाली है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसका रीडिंग क्या होगा? हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 0 दिखाएगा रीडिंग में, क्योंकि कोई वेट है ही नहीं उस पर, तो फिर वो 0 दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ है ही नहीं, फिर भी वो 1 kg दिखा रहा है। सो जब मैं 50 kg की ऑब्जेक्ट रखूंगा उसके ऊपर, तो फिर वो 51 kg दिखाएगा, है ना। सो वो जो 0 पे वो जो वैल्यू दिखा रहा है ना, कोई भी वेट है ही नहीं उसके ऊपर, फिर भी 1 kg दिखा रहा है। सो ये तो हर एक मेजरमेंट में आएगा ना, मैं कोई 10 किलो के ऑब्जेक्ट रख दूँ, कोई 100 किलो का ऑब्जेक्ट रखूँ, सब में 1 1 1 ऐड होता जाएगा। सो क्योंकि ये हर एक मेजरमेंट में आ रहा है एंड हम लोगों को दिख रहा है कि देखो 0 है लेकिन 1 दिखा रहा है, कुछ वेट नहीं है इस पर फिर भी 1 दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी मेजरमेंट लेंगे ना, जो भी वैल्यू आया है -1 कर देंगे,
टू गेट द रियल वैल्यू। सो ये सिस्टमैटिक एरर होता है जो हर एक मेजरमेंट में दिखाता है, एंड हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि हम लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग सिस्टमैटिक एरर क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट चालू होने के पहले नोट कर लेंगे, एंड एक्सपेरिमेंट के बाद इस एरर को निकाल देंगे। सो बेसिकली जब कुछ भी वेट नहीं है एंड वो 1 kg दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का सिस्टमैटिक एरर हो गया 1 kg। सो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का एरर है। एंड एक और चीज़ होती है कि नेगेटिव भी हो सकता है ये, ठीक है, मतलब -1 भी दिखा सकता है। अभी तुम लोगों को लगेगा कि मतलब -1 कैसे होता है, लेकिन मतलब होता है कि -1 दिखा सकता है। वो होते हैं वेइंग मशीन्स कि उसमें नेगेटिव में भी जा सकता है। तो अभी अगर मैं 50 किलो की ऑब्जेक्ट रखूंगा तो 49 दिखाएगा, 100 किलो में 99 दिखाएगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट का 1 किलो सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा। तो इस केस में सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा -1 kg। सो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, कुछ वेट रखा नहीं है फिर भी 1 दिखा रहा है, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, तो वो इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया। ठीक है, मैं स्क्रू गेज में भी वही दिखाने वाला था कि स्क्रू गेज में जब वो दोनों ऐसे के स्क्रू गेज में जब वो दोनों ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो फिर जो रीडिंग वाला है वो 0 दिखाना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो कोई रीडिंग दिखा देता है, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया भी नहीं है, मतलब ये होता है, ये नट होता है, ये ऐसे स्क्रू होता है, ये आगे जाता है, तो इसके बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। मान लो कि मैंने ऐसे स्केल रख दिया इसके बीच में, ठीक है। सो फिर ये स्केल के हिसाब से ये रीडिंग दिखाएगा कुछ ना कुछ। सो कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा नहीं है तो ये भी रीडिंग 0 दिखाना चाहिए, लेकिन ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है, कुछ रीडिंग इधर उसके दिखा रहा है। सो वो जो भी रीडिंग दिखा रहा है वो हो जाएगा हम लोगों का सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। जब कुछ भी नहीं रखा तो फिर 0 ही दिखाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी कुछ दिखा रहा है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, तो इसीलिए वो हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर। और वो क्यों होता है, मतलब अलग अलग रीजन होते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो फॉल्टी हज़ारों रीजन से हो सकता है, लेकिन मैं स्क्रू गेज की बात कर रहा था। तो फिर ये देखो, ये है स्क्रू गेज, ये मैंने जो दिखाया था ऐसे करके, ये वही है, एंड इधर वो रीडिंग दिखाता है, ये इधर वाले में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं इसको जूम करके दिखाऊं, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो है मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट को। कभी कभी क्या होता है कि ये पार्ट बहुत रफ हो जाता है, ये पार्ट ऐसे रफ हो जाता है ना, लेकिन वो बहुत माइन्यूट स्केल में हो जाता है। तो फिर हमको क्या लग, तो फिर हम लोग जब पूरा ज्वाइन कर देंगे तो फिर एक्चुअली ये ऐसे होगा ज्वाइन। सो ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग है ये वो दिखा देगा इधर। सो ये बस एक एग्जाम्पल है कि इंस्ट्रूमेंट एरर क्यों होते हैं, कि ये क्यों रीडिंग दिखा रहा है जब कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। तो वो ये सारी चीज़ों की वजह से होता है कि इधर रफ हो गई सरफेस, ऐसे सब, ठीक है। सो ये होता है इंस्ट्रूमेंट एरर। जो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है उसकी वजह से जो एरर आ जाए वो होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है। फिर होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत इंट्यूटिव है जब तुम लोग ये पढ़ लोगे, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि हाँ, सो कैसे समझाऊं मैं, चलो ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया कि कभी कभी हम लोग है ना प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। ये होता है मैनोमीटर, ये तुम लोगों ने सुना होगा। चलो मैनोमीटर छोड़ दो, बैरोमीटर, बैरोमीटर सुना है ना सबने, मर्क्यूरी बैरोमीटर सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, सुना है सबने। हाँ हाँ, ठीक है। सो ये बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर ये जो भी रीडिंग दिखाएगा 76 सेंटीमीटर अबव एच, तो वो रीडिंग होगी मर्क्यूरी की, है ना। सो मतलब वो प्रेशर दे देगा। लेकिन मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने, ये रहा वो कंटेनर, ये रहा वो मर्क्यूरी बैरोमीटर, एंड ये, ठीक है, ये इनिशियली है 76 mm एच दिखा रहा है, मतलब ये रहा प्रेशर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि
मैंने इसको ऐसे स्लांटिंग में रख दिया, ठीक है। सो अभी ये 76 तो 76 ही रहता है, ठीक है। इसको ये मर्क्यूरी कितना ऊपर जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्यूब कैसा पड़ा है, ठीक है। तो फिर ये तो अभी भी 76 ही रहेगा, ये अभी भी 76 तक ही जाएगा। लेकिन इधर जो रीडिंग होगी, तुम लोग कॉमन सेंस लगाओगे तो फिर ये 76 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हाइपोटेन्यूस हो गया ना ये। हाइपोटेन्यूस का मतलब 76 से तो ऊपर ही होगा, है ना, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस की लेंथ हर एक साइड की लेंथ से बड़ी होती है। सो ये मान लो 80 हो गया, मान लो ये 80 है, यस हो जाएगा ये मर्क्यूरी का लेवल। तो अभी रीडिंग क्या आ गई कि 80 दिखा रहा है ये तो, लेकिन एक्चुअल में 80 थोड़ी है, एक्चुअल में तो 76 ही है। और इस केस में इंस्ट्रूमेंट तो सही है, इंस्ट्रूमेंट में तो कोई फॉल्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बराबर काम कर रहा है। लेकिन हमने मेजर करते टाइम जो ट्यूब है उसको गलत रखा है। सो इसीलिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट गलत परफॉर्म किया है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म नहीं किया है। और इसीलिए जो एरर है, मतलब ये 4 यूनिट्स का एरर आ गया ना, एक्चुअल तो 76 है लेकिन आ रहा है 80, तो एरर क्या हो जाएगा 4 mm ऑफ एच जी, है ना। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट गलत परफॉर्म किया है, ठीक है। हैंड रेस किया किसी ने, क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है, किसी ने हैंड रेस किया था अभी? नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सो ये जो एरर है वो इसीलिए आया है क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। सो इसीलिए ये हो जाएगा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंट मैंने सही से परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए ये एरर आया है, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा पर्सनल एरर, ये तो बहुत ईजी है, ये तीनों में से ठीक है, कंपेयर नहीं करते, लेकिन ये बहुत ईजी है। पर्सनल एरर तो ऐसे ही समझ जाओगे कि जैसे ये स्केल है एंड मुझे इस चीज़ का अब वैल्यू मेजर करना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना सबको, स्केल और मेरे हाथ में कुछ है उसका, दिख रहा है ना सबको? हेलो? हाँ भैया। ठीक है। सो बेसिकली ये स्केल है और ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास एंड मुझे इसका लेंथ मेजर करना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ तो आ रहा है 5। तो इसका लेंथ मेजर करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि मुझे इसको परपेंडिकुलरली देखना होता है। हम लोगों ने इतनी बार स्केल यूज़ किया है कि ये तो हम लोगों के लिए मतलब नेचुरली हो गया, हम लोग कभी इतना सोचते नहीं कि कहाँ से देखो। लेकिन कोई नई चीज़ अगर आ गई एंड उसमें ऐसे परपेंडिकुलरली देखने की जगह पे मैंने ऐसे करके देख लिया, ठीक है, मैं ऐसे स्लैंटिंग में देख रहा हूँ अगर, तो फिर मुझे वैल्यू कुछ और दिखेगी, है ना। मैं ऐसे देख रहा हूँ तो फिर मुझे 5 दिखेगा, लेकिन मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे कुछ और वैल्यू दिखेगी। सो और अगर मैं वो वैल्यू को मार्क कर दूँ तो फिर वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें एरर आ गया। सो ये एरर होता है पर्सनल एरर कि जब तुम लोगों का इंस्ट्रूमेंट भी सही है, ये इंस्ट्रूमेंट भी सही है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी सही है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर ही रखना है, ऐसे ही रखना है। अगर मैंने मान लो कि उसको ऐसे रख दिया होता तो फिर वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत आ जाती, क्योंकि मुझे ये वाला लेंस चाहिए और मैं ऐसे रख रहा हूँ, इसको ऐसे ही रखना है। तो वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक तो सही हो गई, लेकिन मैं यहाँ से देखने की जगह पे यहाँ से देख रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा पर्सनल एरर कि ये मेरा एरर है। सो ये भी एक सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि मैं हर एक ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे ही करके देखूंगा तो हर एक ऑब्जेक्ट में सेम अमाउंट ऑफ एरर आएगा। सो ये भी एक सिस्टमैटिक एरर है। ये तीनों सिस्टमैटिक एरर्स है। सिस्टमैटिक एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड सिस्टमैटिक एरर का ये एडवांटेज होता है कि हम लोगों को पता होता है कि इतना एरर तो है। हम लोगों को दिख रहा है ना कि 1 kg दिखा रहा है वेइंग मशीन, तो हम लोगों को दिख रहा है कि 1 kg का एरर तो है ही। सो ये एक अच्छी बात होती है सिस्टमैटिक एरर्स की कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद हम लोग वो एरर्स को निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट में से, सीधा फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हम लोगों को सही आंसर आ जाएगा। एंड फिर आते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होते हैं कि वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो बहुत रैंडम होते हैं, कोई भी चीज़ की वजह से आ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं अभी इसका मेजर कर रहा था वेट, है ना, एंड मान लो कि
मतलब अभी क्या है, अभी मानसून चल रहा है तो अभी कूल है सब। फिर मान लो कि मैं डेजर्ट में चला जाऊँ, ठीक है, राजस्थान में मैं कोई डेजर्ट में चला गया, वहाँ पे मैंने मेजर कर लिया और मैंने बहुत प्रिसाइसली मेजर किया है मिलीमीटर तक, तो क्या है, इतनी गर्मी की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो जाएगा। सो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिखाएगा। ऑल्दो मेरा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, मेरा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी सही है, मेरा पर्सनल एरर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मौसम चेंज हो गया। सो ऐसे सब चीज़ें जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती है और वो हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते, मतलब मेजर करने के टेक्निक्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे सिंगल एक्सपेरिमेंट थ्रू मेजर नहीं कर सकते। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेजरमेंट में वो आ जाए। जैसे वो 1 किलो दिखा रहा था, तो वो तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 1 किलो ऐड कर देगा, लेकिन ये तो ये प्लास्टिक का है इसलिए कम एक्सपांड होगा, ये मेटल की चीज़ है तो ये ज़्यादा एक्सपांड होगी, तो ये तो अलग एरर हो गए दोनों के लिए। सो ये एरर जो बिल्कुल रैंडम होते हैं, जिसमें कोई भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब होगा ऐसा एरर, और ये एरर को हम लोग फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो ऐसे एरर्स को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर्स, ठीक है। एंड ये एरर्स जो मतलब रैंडम होते हैं कि बिल्कुल रैंडम है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, बस हो गया। सो ये होते हैं रैंडम एरर्स। एंड हम लोग जो भी मेजर करते हैं ना, जो हम लोग ये सारे टेक्निक्स यूज करके मेजर करेंगे, वो सारे रैंडम एरर्स मेजर करेंगे हम लोग। रादर हम लोग वो टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज कर दें, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर तो हमको पता है कि इतना एरर है, ये हम लोग फाइनल में से निकाल देंगे, तो ये हम लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रैंडम एरर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं कि मैंने सपोज इसको इधर से मेजर किया 0 से 5 तक, तो 5 आ गया। मैंने 5 से 10 तक मेजर कर दिया तो 5 आ गया। 10 से 15 तक मेजर कर दिया तो मान लो कि मतलब 9 से 15 तक आ गया कि 6। तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट कर ली मैंने अलग अलग जगहों से। सो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो गए। सो वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स का हम लोग फिर एवरेज ले लेंगे, तो वो जो वैल्यू होगी उसका रैंडम एरर मिनिमम होगा। 0 कभी भी नहीं होगा रैंडम एरर, उसका रैंडम एरर मिनिमम होगा, मतलब वो जो रियल वैल्यू है उसके क्लोजेस्ट आएगी वो वैल्यू। तो हम लोग जो भी मेथड्स पढ़ेंगे अभी, वो सब रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में? नहीं। ठीक है। सो ये है एस्टिमेशन ऑफ एरर, ठीक है, कि हम लोग कैसे एस्टिमेट करें कितना एरर है, और ये सारे रैंडम एरर्स के लिए होते हैं, ठीक है, ये सिस्टमैटिक नहीं आएगा इसमें। सो मान लो कि हम एन रीडिंग्स की और ये सारी वैल्यूज मिल गई हमको। सो हम लोग क्या करेंगे, उसका मीन ले लेंगे, है ना। इसको बस रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है क्या कि ये सिग्मा क्या होता है? हाँ। हाँ ठीक है। सो सो या ठीक है, ये मीन है। सो हम लोगों ने मीन ले लिया। सो ये मीन को हम लोग बोल देंगे कि ये ही रियल वैल्यू है। ऑल्दो ये रियल वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये रियल वैल्यू के क्लोजेस्ट होगी, ठीक है। सो हम लोग मीन ले लेंगे इसको। एंड देन ये देखो, ये लिखा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि ये A1 A2 A3 करके AN तक में ये जो A मीन है ये मोस्ट प्रोबेबल है, कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू सही होगी, ठीक है। सो ये हम लोग ऐसे मेजर करेंगे क्वांटिटी फाइनली n एक्सपेरिमेंट्स के बाद। एंड देन हम लोग एक चीज़ बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ये मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मॉड लगा दिया मैंने, मॉड पता है ना क्या होता है? मॉड का मतलब पता है? ये दो हाँ लाइन है। पता है। हाँ ठीक है। सो मैंने मॉड ले लिया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा? ए मीन माइनस A1, या फिर A1 माइनस ए मीन, कुछ भी होगा, मॉड के अंदर फर्क नहीं पड़ता। फॉर A2 कितना एरर है? ए मीन माइनस A2। फॉर AN एब्सोल्यूट एरर कितना है? ए मीन माइनस AN, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये लोग एब्सोल्यूट पूछ रहे हैं कि सिर्फ एरर पूछ रहे हैं। अगर सिर्फ एरर पूछेंगे तो कभी कभी वैल्यूज नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। तो ए मीन माइनस ए ही करना, वो ही बेटर रहेगा, भले एब्सोल्यूट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल एरर अगर पूछ रहे तो फिर फर्क पड़ जाएगा, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा क्वांटिटी। तो हमेशा ए मीन माइनस A1 यही करके निकालना, ठीक है।
एंड फिर हम लोग क्या ठीक है। करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कर देते हैं कि ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स है ना, अभी इनका मीन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। सो ये, तो हम लोग फाइनली ये जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए मीन प्लस माइनस ए, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने बोल दिया कि ये क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, मतलब इसका ये ए मीन इसका वैल्यू है और इतना इसमें मैक्सिमम एरर हो सकता है, ठीक है। सो मान लो कि जैसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ठीक है, 1 2 3 4 करके मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, एंड देन मुझे मीन वैल्यू आ गया 200, ठीक है। अब मुझे ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ये एब्सोल्यूट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया मुझे 2, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा, मतलब ये 200 क्या है कि मान लो कि मैंने ये 10 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए मास फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मुझे मीन ये क्या आ गया 200 kg, और ये डेल्टा एम क्या आ गया 2 kg, ठीक है। सो ये मीन वैल्यू आ गई मुझे 200 kg और ये आ गया 2 kg। सो मैं बोलूँगा कि अगर अभी कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मास वेट कुछ भी, ठीक है, नहीं वेट का तो छोड़ो, मास, ठीक है। कोई पूछेगा कि क्या है मास, तो मैं बोलूँगा इसका मास है 200 प्लस माइनस 2 kg। मतलब इस वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ लास्ट स्टेटमेंट का कि 99%, क्योंकि 100% हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कभी भी, इसीलिए 99.99 मान लो, चलो 99.9% ये जो मास है वो 198 से 202 के बीच में है, 198 से 202 में कोई के बीच में ये मास है, 99.9% ये इसका मास है। सो ये इसका मतलब होता है 200 प्लस माइनस 2 लिखा है, उसका मतलब हो जाएगा कि ये 198 से 202 के बीच में इसका मास है, ठीक है। सो ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि 99% इन दोनों के बीच में इसका मास है। सो इसीलिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्वांटिटी है, ये ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। रिलेटिव एरर क्या होता है कि दिस बाय दिस, ठीक है। सो इस केस में रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, इस केस में रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा 2/200, है ना, 2/200, तो वो हो जाएगा 1/100, ये होगा रिलेटिव एरर, ठीक है। एंड फिर आएगा एक क्वांटिटी परसेंटेज एरर, ये रहा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको बस परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना, तो 1/100 into 100। सो 1%। तो कोई पूछ लेगा कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर कितना था, तो फिर हम लोग बोल देंगे कि 1%। रिलेटिव एरर कितना था, तो फिर 1/100%। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था, तो फिर 2, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो ये अलग अलग क्वांटिटीज है, बस तुम लोग बहुत बार देखोगे ये सारी क्वांटिटीज को और समझ जाओगे इवेंचुअली, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये स्क्रू गेज जैसा ही होता है जो हम लोगों ने अभी देखा स्क्रू गेज, ये वैसे ही होता है। सर्च कर लेना गूगल पे क्या होता है इसका फंक्शन, मतलब एरर्स में हमेशा अच्छा होता है ये सारे ऑब्जेक्ट्स पता हो ना, ये अच्छा होता है, तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। सो फिर ये एक क्वेश्चन है, ये तुम लोग कर लेना, इधर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशियली सॉल्यूशन को मत देखना, इनिशियली सॉल्व करने की ट्राई करना एंड फिर सॉल्यूशन देख लेना कि आंसर सही आया है कि नहीं। इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी एक टर्म आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है ना, हम लोग सम देख लेते हैं, सम बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या होता है कि मान लो कि मुझे दो क्वांटिटीज का सम निकालना है, ठीक है। जैसे z = a + b, ये एक फॉर्मूला है ना।
अभी हम लोगों को निकालना है कि एरर इन z कितना है ना, एरर इन z मतलब डेल्टा z। सो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग कि z प्लस माइनस डेल्टा z को a प्लस माइनस डेल्टा है और b प्लस माइनस डेल्टा b, मतलब कि a में कितना एरर आया है और b में कितना एरर आया है, दोनों को बस ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। सो बेसिकली मतलब ये तो बहुत सिंपल है, ये बस तुम लोग ऐसे खोल दो कि इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, ब्रैकेट्स को खोल दो तो फिर ये a प्लस भी हो जाएगा, और a प्लस भी है क्या, तो z ही है, तो z और z कैंसिल, डेल्टा z क्या आ गया, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये प्लस माइनस क्यों लिखा है? भैया मेरे को क्योंकि नहीं समझा। अच्छा देखो, सो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, कि समझा, हाँ ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है ना, एम जी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि फोर्स से लिखता तो फिर वेट लिख देता हूँ, वेट इक्वल टू एम जी, और जी कांस्टेंट है, ठीक है, जी में कोई एरर नहीं है, जी का एक वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। सो अब ये वेट है एम जी, सो हम लोगों को वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो अभी मैंने मास कैलकुलेट कर लिया, सो ये ऐसे ही आ गया ना, मैं एम नॉट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि मीन, ठीक है, ये जो हम लोगों ने इधर 200 लिखा है ना, जैसे इधर मैंने मास मेजर किया था, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एम नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एम नॉट, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एम नॉट, ठीक है। सो कि मान लो मैंने 10 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ठीक है, मुझे मास को मेजर करना है, मैंने 10 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसमें मुझे वैल्यूज आ गया M1 M2 अप टिल M10। हर एक एक्सपेरिमेंट में मैंने मास ही कैलकुलेट किया, ठीक है, अलग अलग मेथड यूज करके या फिर सेम मेथड को 10 बार यूज करके, कैसे भी 10 एक्सपेरिमेंट्स किए, 10 वैल्यूज आए, सब सेम मास के, ठीक है, एंड मैंने सबका मीन ले लिया, तो मैंने सबको जोड़ दिया एंड मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो फिर ये मीन आ गया, और इसको मैंने बोल दिया, ये सबके सम को डिवाइड बाय 10 करके इसको मैंने बोल दिया एम नॉट, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया मेरा मीन, है ना, एंड अभी मैं ऐसे ही सभी में वो डेल्टा एम जो था, जो हम लोग निकालते हैं, ये डेल्टा एम कैसे निकालते हैं ना, ये बाद में आएगा, ठीक है, ये डेल्टा एम कैसे लिखना है टू, मतलब नहीं, एक्चुअली डेल्टा एम हम लोग देख लिया एक्चुअली, ठीक है, तो डेल्टा एम कैसे आएगा कि एम नॉट माइनस एम वन, है ना, एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा डेल्टा एम वन, ऐसे करते 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 डेल्टा एम टेन आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा डेल्टा एम वन, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू है। सो बेसिकली ये सारे डेल्टा एम वन है, और इन सब को सम करके डिवाइड बाय 10 करके हम लोग डिफाइन कर देंगे डेल्टा एम नॉट, है ना। सो अभी हम लोग, ये अभी फोर्स क्यों लिखा है, सो अभी हम लोग वेट को कैसे लिखेंगे, अभी कोई पूछेगा कि वेट इक्वल टू एम जी, सो बताओ वेट कितना है, सो हम लोग लिखेंगे वेट इक्वल टू एम नॉट प्लस माइनस डेल्टा एम नॉट इंटू जी। जी से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जी तो एक कांस्टेंट ही है, ऐसे मान लो कि इस क्वेश्चन के लिए जी 1 है, ठीक है, तो फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा जी लिखा है कि नहीं लिखा है, हम लोगों को बस ये चाहिए, और ये डब्ल्यू नहीं है, ये एक्चुअली डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, मतलब ठीक है, इसका डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू ही है। तो बेसिकली डब्ल्यू को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया डब्ल्यू का रिप्रेजेंटेशन, एंड अभी मान लो कि हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट्स दे दिए, ठीक है, मास ऑफ m1 एंड मास ऑफ m2। अभी ना मैं g को 1 लिख दूंगा, ठीक है, ताकि घड़ी घड़ी लिखना नहीं पड़े, g को 1 ही लिख दो,
ये एरर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी से, जी कांस्टेंट है ना। मैंने इसका वेट मेजर कर दिया, ठीक है। सो अभी बेसिकली इसका भी, तो ये मैंने 10 बार मेजर किया है, ठीक है। दोनों के मैंने सेपरेटली, इसका वेट मेजर करना है मुझे, तो मैंने दोनों के सेपरेटली 10 बार मेजर कर लिए वेट्स, ठीक है। सो M1 का एवरेज आ गया M1 नॉट, एंड M2 का एवरेज आ गया M2 नॉट। सो अभी मैं वेट क्या लिखूंगा, M1 प्लस, माइनस प्लस, नहीं अच्छा नहीं, माइनस प्लस नहीं है। वेट, ये वेट लिखा है ना, ये अभी, ये इनिशियली ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये M1 ओके नॉट M2 नॉट आएगा तब प्लस माइनस आएगा, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। एंड अभी मैंने 10 बार मेजर कर लिया, उसका मीन ले लिया, तो इसका मैंने दोनों को इंडिविजुअली 10 बार मेजर किया है, ठीक है। सो उसका मीन आ गया, ये इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। एंड अभी मैंने क्या कर दिया, सो अभी मैं W को कैसे देखूंगा, एंड फिर मैंने सभी के मीन एवरेज भी निकाल दिया, ठीक है, डेल्टा M1 नॉट डेल्टा M2 नॉट, ठीक है। अभी मैं कैसे लिखूंगा, M1 प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी M1 नॉट है, डेल्टा M1 नॉट प्लस M2 प्लस माइनस डेल्टा M2 नॉट, है ना। और ये क्या हो गया, ये W प्लस माइनस डेल्टा W हो गया, सॉरी इधर नहीं आएगा प्लस माइनस, डेल्टा W है इधर, ये W प्लस माइनस डेल्टा W हो जाएगा, ठीक है। इधर भी प्लस माइनस लिख देता हूँ, ये भी W प्लस माइनस डेल्टा W ही है ना। तो बेसिकली W प्लस माइनस डेल्टा W क्या हो गया, M1 नॉट प्लस माइनस M2 नॉट, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब W एक ही क्वांटिटी थी, ठीक है, इधर भी ना G को 1 मान लेते, क्योंकि G नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेगा, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता एरर में। सो जब WM था, है ना, तो फिर W को मैंने W प्लस डेल्टा W को लिख दिया, ये M नॉट प्लस माइनस डेल्टा M नॉट। और जब W M1 प्लस M2 था, तो फिर मैंने इंडिविजुअली दोनों का एरर निकाल के ये ऐड कर दिया। सो बेसिकली इधर यही लिखा है कि जब z इक्वल टू ए प्लस बी हो जाए, जब ये दो क्वांटिटीज का सम हो जाए, एंड हम लोग दोनों में एरर्स निकाल सकते हैं, सो z प्लस माइनस डेल्टा z को पहला प्लस माइनस उसका ये, उसका एरर, और दूसरा प्लस माइनस उसका एरर, एंड फिर क्या कर देंगे इसको, फिर हम लोग, सो बेसिकली अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करूँ, तो ये क्या है, WM1 प्लस M2 है ना, है ना। सो बेसिकली M1 प्लस M2 और M1 नॉट प्लस M2 नॉट एक ही बात है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। सो बेसिकली जैसे इधर से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये A प्लस माइनस डेल्टा है और B प्लस माइनस डेल्टा भी है ना। सो ये इसको क्या कर दिया कि A प्लस बी को साथ में लिख दिया और इन दोनों को साथ में लिख दिया, A प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बी। सो A प्लस बी क्या है, Z ही है ना। तो डेल्टा Z क्या हो गया, डेल्टा Z हो गया प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। सो बेसिकली ऐसे आ गया एरर, है ना। और डिफरेंस के लिए बात कर लो तो A माइनस बी हो जाएगा Z, सो Z प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो ये तो A माइनस बी हो गया, ये A माइनस बी हो गया इधर, A प्लस बी की जगह पे A माइनस बी हो गया इधर। लेकिन ये सेम ही रहा, क्योंकि प्लस माइनस में तुम लोग माइनस लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये अभी भी वही है ना। सो फॉर डेल्टा Z देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, ये 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू, कभी कोई लोग पूछ लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो वो हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ठीक है। ये प्लस माइनस निकल के सारे ऐड हो जाएंगे। अभी तुम लोगों का क्लास है तो फिर तुम लोग जा सकते हो, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके भैया। चलो बाय। बाय। बाय भैया। बाय बाय।